रियल लाइफ हॉरर शॉर्ट स्टोरीज की इस रहस्यमय दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सच्ची घटनाओं पर आधारित वो कहानियां जो न केवल आपको मनोरंजित करेगी बल्कि ये भी दिखाएंगी कि कई बार हकीकत कल्पना से कहीं ज्यादा विचित्र और गहरी होती है। इन घटनाओं को प्रस्तुत करते समय मैंने कहानी कहने के अंदाज को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ रचनात्मक स्वतंत्रताएं अवश्य ली हैं, ताकि आप हर मोड़ को महसूस कर सकें, हर क्षण की धड़कन सुन सकें और हर पात्र की नब्ज को अच्छे से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अधूरी बातें। तेज हवा सड़क के दोनों ओर सूखे पत्तों को उड़ा रही थी। एयरपोर्ट रोड पर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ एक टैक्सी जो चुप्पी को चीरते हुए 120 की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। रिया पीछे की सीट पर बैठी बेचैन थी। भैया जरा जल्दी चलाइए, उसने ड्राइवर से कहा, कहीं मेरी फ्लाइट मिस ना हो जाए। ड्राइवर ने हल्का सा सिर हिलाया। मैडम कोशिश तो कर रहा हूं, रात में ट्रैफिक नहीं है, पहुंच जाएंगे। रिया ने फिर आग्रह किया। प्लीज भैया थोड़ा तेज चलाइए ना। इस बार ड्राइवर थोड़ा चिढ़ गया। ठीक है मैडम, उसने रूखेपन से कहा। ड्राइवर पिछले 18 घंटे से लगातार ड्यूटी पर था। थकान अब उसकी पलकों पर भारी थी। सड़क खाली थी और एक पल के लिए उसे पता ही नहीं चला कि कब वो एक झपकी ले चुका था। तभी अचानक एक तेज डरावना ट्रक का हॉर्न हवा को चीरता हुआ गूंजा। देखकर चलाइए भैया, रिया चीख पड़ी। ड्राइवर झटके से जागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने गाड़ी मोड़कर खाई की ओर उतार दी, पर ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैक्सी सीधा नीचे गिरती चली गई। अंधेरे में कुछ सेकंड और फिर पूर्ण सन्नाटा। रिया के घर के बाहर दरवाजे की घंटी बजी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मोहन करवट बदलते हुए बड़बड़ाया, ये आधी रात को कौन आ गया? सविता घबराई आवाज में बोली, तुम देखो ना प्लीज, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। मोहन झुंझलाहट में उठे। घंटी एक बार फिर बजी और इस बार और तेज। आ रहा हूं बाबा, आ रहा हूं, मोहन चिल्लाए। उन्होंने दरवाजे के पास पहुंचकर झरोखे से बाहर देखा और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे पर रिया खड़ी थी। मोहन ने एक पल की भी देरी किए बिना दरवाजा खोल दिया। रिया, तुम तो एयरपोर्ट के लिए निकली थी, क्या हुआ? सविता भी दौड़ी चली आई। बेटा ठीक हो ना, कहीं चोट तो नहीं लगी? रिया ने बस एक अजीब सी शांत आवाज में कहा। फ्लाइट मिस हो गई, टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया था। वो हल्की अस्वाभाविक मुस्कान के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ गई। ना सवाल ना जवाब, बस एक खामोश अजनबी सी चाल। मोहन और सविता एक दूसरे को देखते रह गए। कितनी अजीब लग रही है, मोहन ने फुसफुसाया। कुछ तो गड़बड़ है, सविता ने धीमे स्वर में कहा। शायद डर गई होगी, सुबह बात करेंगे। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में पहुंच गए। रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ठंडी पर तीखी। अजय को यहां बुला लो, उसने शांत लेकिन आदेशात्मक स्वर में कहा। मोहन और सविता स्तब्ध रह गए। रात के 2:30 बजे किसी लड़के को बुलाना, ये रिया के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। सविता हिचकिचाते हुए बोली, बेटा सुबह बुला लेते हैं, अभी क्यों? रिया ने सिर उठाकर सविता को देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सा तनाव था, जैसे हर शब्द में कोई अनकही बेचैनी छिपी हो। नहीं मम्मी, उसे अभी बुला लो, मुझे सुबह तक जाना होगा। ये वाक्य मोहन और सविता दोनों की रगों में जैसे किसी ठंडी हवा की लहर बनकर उतर गए। उनके दिल में एक अनाम सा भय जन्म ले चुका था, लेकिन भय किस बात का था?
ये दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे। मोहन ने सविता की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, ये क्या हो रहा है? पर रिया के चेहरे पर छाया अजीब सा संकल्प उन्हें किसी और निर्णय की गुंजाइश ही नहीं देता था। अनायास ही, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के दबाव में, मोहन ने अपना मोबाइल उठाया और कांपती उंगलियों से अजय का नंबर डायल कर दिया। कमरे में फैले सन्नाटे में रिंगटोन की धीमी ध्वनि और भी भयावह लग रही थी। मोहन ने कांपते हाथों से कॉल लगाया था। फोन कुछ ही सेकंड में रिसीव हो गया। हेलो अंकल, इतनी रात में फोन? सब ठीक है ना? अजय की आधी नींद से भरी आवाज थी, लेकिन उसमें चिंता स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मोहन ने एक ही सांस में कह दिया, रिया तुम्हें यहां बुला रही है, हमारे घर। अजय हतप्रभ रह गया। एक पल की चुप्पी के बाद बोला, ठीक है अंकल, मैं सुबह आ जाता हूं। मोहन ने फोन स्पीकर पर कर रखा था। रिया थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, पीली, स्थिर और रहस्यमयी। उसने बिना शब्दों का इस्तेमाल किए सिर्फ आंखों के इशारे से कहा, अभी। मोहन ने उसी इशारे को समझते हुए तेज आवाज में कहा, नहीं बेटा, अभी आओ, तुरंत। अजय की नींद पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। अंकल, सब ठीक है ना? उसने अनजाने भय में पूछा। सविता ने आगे बढ़कर कहा, प्लीज तुम आ जाओ बेटा, हमें लगता है कि रिया को तुम्हारी जरूरत है। बात कुछ भी साफ नहीं थी, लेकिन अजय रिया को सालों से जानता था। उसके दिल में रिया के लिए एक अनकहा आकर्षण था, जो कभी शब्दों में नहीं आया और शायद रिया तक कभी पहुंचा भी नहीं। आज उसका दिल कह रहा था कि ये बुलावा अनदेखा नहीं किया जा सकता। अजय ने बिना कुछ और पूछे चप्पल पहनी, दरवाजा बंद किया और दौड़ते हुए उस घर की ओर चल दिया, जो उसकी अपनी बालकनी से भी देखा जा सकता था। रिया के घर तक की दूरी मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं थी। डोरबेल बजी। अजय दरवाजे पर खड़ा था। हाय रिया, तुम ठीक तो हो? तुम बहुत ही अलग सी लग रही हो, उसने कहा। रिया मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। एक खोखली रहस्यमय मुस्कान। हाँ, बस तुमसे मिलना चाहती थी बहुत दिनों से, सविता ने मोहन से धीमे स्वर में कहा। देखा, उसकी आंखों में कुछ अजीब है। मोहन ने गंभीर होकर कहा, हाँ, जैसे वो यहां हो भी और ना भी हो। तीनों बैठकर बातें करने लगे। मोहन और सविता भी साथ बैठे रहे। सलामती का एहसास शायद उन्हें भी चाहिए था। रिया हंसती थी, लेकिन उसकी हंसी में एक ठंडापन था, जैसे उसमें जीवन नहीं, सिर्फ एक प्रतिध्वनि हो। अजय ने अचानक पूछा, रिया, आज अचानक? एयरपोर्ट तक सब ठीक था ना? रिया ने धीमे से कहा, कई बातें अधूरी रह जाती हैं अजय। कभी कभी रातें आखिरी भी होती है और सबसे जरूरी भी। अजय के हाथ कांप गए। तुम ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? रिया ने बस यही कहा, मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी, बस इतना ही। काफी देर तक रिया और अजय पुराने किस्सों में खोए रहे। वो पल, वो हंसी, वो अधूरी बातें जो हमेशा उनके बीच हवा में तैरती थी, पर कभी शब्द नहीं बन पाई। मोहन और सविता धीरे धीरे सहज हो रहे थे। सालों बाद उन्होंने रिया को इस तरह निश्चल हंसते देखा था। मोहन ने कहा, ठीक है बेटा, तुम दोनों यही ड्राइंग रूम में बातें करो, हम लोग सोने जा रहे हैं। रिया ने उनकी ओर देखा और वो अचानक खड़ी हो गई और दोनों के पास जाकर उन्हें कस कर गले से लगा लिया। उस आलिंगन में कुछ असाधारण सा था, कुछ ऐसा जो मोहन और सविता ने कभी महसूस ही नहीं किया था। जैसे उस स्पर्श में एक विदाई की गर्माहट हो और एक ठंडा खालीपन भी। थैंक यू मम्मी पापा फॉर एवरीथिंग। रिया की आवाज बहुत धीमी थी, पर हर शब्द भारी था। मोहन ने हंसते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे बेटा, क्या बात है, लगता है फ्लाइट में सोने का कुछ ज्यादा ही असर हो गया तुम पर रिया ने फिर से उन्हें गले लगाया, इस बार और कसकर,
जैसे जाने से पहले एक आखिरी बार अपने माता पिता को अपने भीतर समेट लेना चाहती हो। सविता ने उसके बाल सहलाए। बिटिया, हम हमेशा तेरे साथ हैं। रिया केवल धीरे से मुस्कुराई। वो सिर हिलाती रही, जैसे जानती हो कि हमेशा नाम की कोई चीज अब उसके हिस्से में नहीं। थोड़ी देर बाद मोहन और सविता अपने कमरे की ओर चले गए। ड्राइंग रूम में अब सिर्फ रिया और अजय थे। अजय ने थोड़ा असहज होते हुए कहा, रिया, अब मैं भी चलता हूं। तुम आराम करो, मैं तुमसे कल मिलता हूं। रिया ने उसे एकटक देखा, फिर धीमे से बोली, नहीं अजय, तुम रुको और मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। अजय चौंक गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए संकोच तैर गया, पर रिया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी, गहरी, शांत और रहस्यमयी। अजय, पिछले इतने सालों में मैंने तुम्हारे साथ एक पल भी ठीक से नहीं बिताया। ये मान लो कि आज की रात हम हर पल को ऐसे जिएंगे जैसे कि वो आखिरी हो। अजय स्तब्ध रह गया। उसके शब्द खो गए। उसे रिया की बातें किसी दूसरी दुनिया की लग रही थी, जैसे वो कोई अदृश्य सीमा पार कर चुकी हो, जहां से वापस लौटना अब संभव नहीं। कमरे में हल्की हवा चली। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक और ज्यादा स्पष्ट होने लगी, जैसे रात खुद आगे बढ़ने से डर रही हो। और रिया उस घड़ी की हर टिक टिक के साथ किसी और सत्य के और करीब पहुंचती जा रही थी। रिया धीरे धीरे अजय के पास आई। उसकी चाल में एक अजीब सी कोमलता थी, मानो हवा भी उसके कदमों को छूने से डरती हो। वो बहुत ही मृदु स्वर में बोली, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अजय ठिठक गया। रिया की इस रूप, इस स्वर, इस अचानक प्रश्न ने उसे असमंजस में डाल दिया था। आज रिया का हर व्यवहार ऐसा था जैसे वो किसी अदृश्य सच्चाई के बोझ तले हो। रिया ने फिर गंभीर आवाज में कहा, बोलो ना अजय। उसका स्वर विनती नहीं, एक गहरी, अनिवार्य चाहत जैसा था। अजय ने आगे बढ़कर रिया को अपनी बाहों में भर लिया। वो आलिंगन उसके लिए दुनिया का सबसे सुंदर एहसास बन गया, जैसे वो किसी लंबे इंतजार का अंत हो। मैं तो तुमसे कब से कहना चाहता था। अजय की आवाज कांप रही थी। ना जाने कितनी बार प्लान बनाया था तुम्हें प्रपोज करने का, पर तुम कभी आई ही नहीं। रिया की पलकों पर एक उदास छाया उतर आया। हाँ अजय, मैं मूर्ख थी। मैंने जीवन के सही संकेत कभी समझे ही नहीं। अजय ने हल्के से उसके माथे पर एक किस किया। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। रिया ने अचानक उसे कसकर पकड़ा और उसके होठों पर एक गहरा भावपूर्ण चुंबन दिया, जिसमें प्रेम भी था, तड़प भी थी और एक अनकही विदाई भी। उन दोनों के लिए मानो समय थम सा गया था। कमरा, रात, हवा सब स्थिर हो गए। लेकिन रिया, वो चाहती थी कि समय यहीं रुक जाए, यहीं, इसी क्षण में, क्योंकि वो जानती थी कि आगे समय उसका नहीं है। उसने अजय का हाथ पकड़ा और हल्के से संकेत किया कि वो उसके साथ उसके कमरे में चले। दोनों उसके बिस्तर पर लेट गए। रिया ने अजय को अपने आलिंगन में समेट लिया। उसके सीने की धड़कन अजय के कानों तक आ रही थी, धीमी लेकिन अजीब तरह से शांत। अजय को पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें मूंदने लगी और वो रिया की बाहों में गहरी नींद में चला गया। ये रात उसके जीवन की सबसे अनोखी, सबसे गहरी और सबसे असामान्य रात थी। एक ऐसी रात जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। सुबह होते ही सविता किचन में कॉफी बना रही थी। मोहन ने टीवी ऑन किया और अगले ही क्षण उनके हाथ से रिमोट गिर गया। टीवी पर चल रहा था, कल रात एयरपोर्ट रोड पर टैक्सी और ट्रक की टक्कर में ड्राइवर और महिला यात्री दोनों की मौत हो गई। पैसेंजर की पहचान रिया मोहन कुमार हुई है। मोहन चीख उठे, ये रिया है, हमारी रिया। सविता के हाथ कांप गए, कॉफी गिर गई। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। दोनों भागते हुए रिया के कमरे की ओर दौड़े। कमरा पूरी तरह से खाली था। बिस्तर सजा हुआ था, खिड़की खुली थी, हवा का हल्का झोंका अंदर आ रहा था, पर रिया कहीं नहीं थी।
अजय अपनी आंखें मलते हुए कमरे से बाहर आया। गुड मॉर्निंग अंकल आंटी। रिया कहाँ है? मोहन की आवाज कांप रही थी। बेटा, रिया रात को यहाँ थी, लेकिन उसकी मौत की खबर अभी अभी न्यूज में आई है। अजय के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आंखें भर आई। उसने बुदबुदाते हुए कहा, तो तो रात भर जिसके साथ हम बैठे थे वो। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे और घर में एक भारी सन्नाटा भर गया, जैसे हवा भी शोक मना रही हो। कहते हैं कुछ रिश्तों का मोह इतना गहरा होता है कि आत्मा भी उसे छोड़ नहीं पाती। रिया शायद अपनी आखिरी रात को पूरा करने आई थी, अपने माता पिता को देखने, उनसे बात करने और उस लड़के से मिलने जिसे वो मन ही मन चाहती थी। वो आई, मिली, मुस्कुराई और फिर चली गई, लेकिन उसकी आखिरी रात की गूंज आज भी उस घर की दीवारों में महसूस होती है। मैं हूं डॉक्टर निशा शास्त्री और ये थी एक सच्ची डरावनी कहानी, एक आत्मा का आखिरी सफर। अगर आप ऐसी और हॉरर शॉर्ट नॉवेल कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ। इसी तरह आपका प्यार और आपका सहयोग मेरे साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू।